नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जिसकी लगातार करेक्शन देखने को मिला है, कंटीन्यूअसली गिरावट का माहौल देखने को मिला है। इस सिचुएशन में इस कंपनी के ऊपर मैं किस तरीके से व्यू रखता हूँ, मेरा ओपिनियन क्या होते हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम लोग सेल नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है और स्टील मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया के टॉप 5 रैंकिंग में इसका नाम देखने को मिल जाएगा। मुझे इस कंपनी में कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव लगा, कुछ पॉइंट्स वीकनेस भी है। जैसे क्वार्टरली अगर सेल्स के बारे में बात करूँ तो देखिए इस सेक्टर में सारे कंपनी से कंपेयर करूँ तो एवरेज जो टोटल सेल्स का डेटा है वो सिर्फ 1% है और स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड का जो सेल्स का ग्रोथ है वो 1.50% के आसपास नेगेटिव में है। मतलब सेल्स इस बार डाउन हो चुके हैं, मगर प्रॉफिट में कंपनी धमाका कर दिया। 77% प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। तो सेल्स डाउन हुआ है, मगर प्रॉफिट में कोई भी चेंजेस नहीं है। प्रॉफिट में एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिला। अभी सेल्स एंड प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले है। उसके अकॉर्डिंग कंपनी की जो डेप्थ है वो डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा। अभी ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सरकारी कंपनी में तो 1-2% के तक कर डेप्थ ऑफ इक्विटी देखने को मिल जाते हैं। तो इसका भी उतना ही डेप्थ था। तो लास्ट 4 ईयर से कंपनी का डेप्थ कम होता चला गया, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस भी कर रहा है। जैसे क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी के सेल्स देखिए हर साल बढ़ते चले गए। मतलब एक रेंज के हिसाब से कंपनी का सेल्स होता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ देखने को मिला था। फाइनली इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट बुरी तरीके से खराब हो गया। अब इतना नेट प्रॉफिट खराब होने के पीछे रीजन कौन सा है? देखिए, रीजन एक्चुअली और कुछ नहीं है। कंपनी के ऊपर देखिए जिस तरीके से आधा इनकम जो पिछले सालों में ज़्यादा था, करीबन 500 करोड़, 355 करोड़, इस बार कंपनी का आधा इनकम नेगेटिव में चला है। पर यही एक रीज़न है जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। तो क्या इसके कारण कंपनी के ऊपर भारी भरकम करेक्शन हो रहा है? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए मार्केट सेंटिमेंट के बेसिस में चलते हैं। अगर मार्केट को देखने को मिले कि हाँ, चलो प्रॉफिट कम हो रहा है, सेल्स कम हो रहा है, अदर्स इनकम कम हो रहा है, तो उसमें एक सेलिंग मोमेंटम ज़रूर दिखेगा। जैसे कंपनी का अगर चार्ट को देखा जाए तो कंपनी देखिए लगातार गिरते चले जा रहे हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर जब टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के ऊपर, तो देखिए यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था। एक बाइंग का रेंज बने थे, जो टोटल रेंज निकल का है 22%। तो जब नीचे आए, तब मैंने आपको वीडियो बना के शेयर किया था कि इस जगह पे मेरा एक एंट्री होगा और इस टॉप लेवल तक मेरा टारगेट होगा। तो फाइनली इस जगह पे टारगेट होने से पहले ही वो नीचे आ गया, फिर से रिवर्स करके कंपनी टारगेट को अचीव किया। तो टोटल 49 डेज लगे इस टारगेट को पाने के लिए। देखिए 22% का टारगेट, वो भी 49 डेज में, मतलब बहुत ज़्यादा। और इसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर लगातार एक ब्रेकआउट और इसी तरीके से कंपनी लगातार भागता हुआ देखने को मिला है। और उसके कारण कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली यहाँ पे गिरते चले गए। और मुझे लगता है जो इसका स्ट्रांगली सपोर्ट है वो ये 200 डेज मूविंग एवरेज इसका स्ट्रांगली सपोर्ट बनेगा। अगर इस लेवल को भी ब्रेक डाउन करे तो 120 रुपीज़ का जो लेवल है, 120 रुपीज़ कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि इसी लेवल को बार-बार रिटेस्ट करने के बाद ही कंपनी क्या किया, बाउंस बैक किए थे। मतलब ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल बन सकता है। अभी क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए मेरे पास इस कंपनी के कोई भी मतलब हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज जो बना था, इस रेंज टोटली जो रेंज है वो करीबन 20% के ऊपर बने थे। तो यहाँ पे जो 20% के ऊपर बने, तो मैंने इस जगह पे ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि उस टाइम क्वार्टरली जो रिजल्ट है, उस टाइम रिजल्ट मुझे वीकनेस देखने को मिला था, इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं लिया। हाँ, मैं ट्रेड जरूर लेने वाला हूँ। मुझे कुछ इस नीचे लेवल में कोई पोजीशन दिखे तो मैं जरूर आपके साथ वो ट्रेड भी शेयर करूंगा और मैं कंटिन्यू करने का भी कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है सैम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड। देखिए सैम मेटालिक्स के ऊपर मैं एक हफ्ता पहले एक डिटेल्स वीडियो बना के आपको शेयर किया था कि कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में एक बड़ा धमाका होने वाला है। मैं ऐसे बात क्यों बता रहा हूँ? चलो मैं आपको वो डिटेल्स दिखा देता हूँ। देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली जर्नी होने के बाद फाइनली एक रेंज क्रिएट किया। रेंज मतलब क्या है? कंपनी के ऊपर एक बड़ा सा कप बने, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल पैटर्न बने और कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद फाइनली देखिए इस जगह पे ब्रेकआउट हुआ और इस जगह पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो गया। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, अगर करेक्शन होने के बाद फिर से
इस लेवल तक आए, जो लेवल निकल कर है 736, तो इस लेवल में मैं ज़रूर यहाँ पे पॉजिटिव डिसीजन लेने वाला हूँ, क्योंकि कोई भी लंबा जर्नी होने के बाद, किसी लेवल को ब्रेक करने के बाद अगर रिटेस्ट करे, उसके बाद बाउंस बैक जरूर करता है। अगर यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद बाउंस बैक करे तो सोचिए एक हाई लेवल तक जा सकते हैं। जो लेवल तक मैं इंतजार करूंगा वो है 960 लेवल तक, और जो लेवल निकल कर है 30% के आसपास, तो इस लेवल तक मैं क्यों इंतजार करूंगा? क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मुझे पॉजिटिवली कुछ डेटा देखने को मिले, जैसे वैल्यूएशन सस्ता है, कंपनी की इनकम ठीक है, डेप्थ कम है, कंपनी के ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो इस बार भी हाईएस्ट सेल्स देखने को मिले, एक्सपेंस मिटाने के बाद हाईएस्टली नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला। उसी के साथ साथ कंपनी के बैलेंस शीट भी देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगा, देखिए कर्जा तो बढ़ा नहीं, उल्टा कर्जा 50% कम हो गया। उसके साथ साथ कंपनी का फिक्स्ड एसेट, सॉरी, रिजर्व बढ़ते चले गए, रिजर्व और फिक्स्ड एसेट लगातार बढ़ते चले गए। अभी कंपनी के ऊपर सबसे मज़ेदार पॉइंट्स क्या है आप जानते हैं? कंपनी का मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है कि कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर इस बार 3,700 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट भी किया। जब कोई कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो उस कंपनी के ऊपर एक बूस्ट मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। बाकी मैं इस सैम मेटलिक्स के ऊपर पॉजिटिव हूँ। यही सब कारण की वजह से आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करके बताना। और एक चीज़ और भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, इस कंपनी के ऊपर मुझे और एक डेटा पॉजिटिव लगा। जैसे आप देखेंगे फिक्स्ड एसेट परचेज में कंपनी 2018 में सिर्फ 100 करोड़ का फिक्स्ड एसेट को परचेज किए थे, और लास्ट 2 ईयर्स में 2023 में और मतलब 2024 में कंपनी 1900 करोड़ के आसपास टोटल फिक्स्ड एसेट को परचेज किया। तो ये गुड पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुद के एसेट को ज़्यादा परचेज कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ज़्यादा बिजनेस बड़ा हो रहा है, कुछ ना कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन होने वाला है, कुछ नया फैक्ट्रीज के लिए, नया मशीनरीज के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, जो कंपनी को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। मान के चलिए आपकी एक दुकान है और उस दुकान में आपका 5 मशीनरीज है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो सोचिए और भी 2 मशीनरी आप खरीदारी किए हैं, मतलब पर फिक्स्ड एसेट को परचेज किया है, क्या अब वो सजाने के लिए? बिल्कुल नहीं ना, प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए ना। तो उसी तरीके से आपको कंपनीज के बारे में भी सोचना चाहिए। तो मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ, और उसके साथ साथ इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव है। जैसे म्यूचुअल फंड ने क्वांटिटी को बेचा, मतलब क्वांटिटी को 1.85 तक लेके आए थे। उसके बाद जून जो क्वार्टर, लास्ट जो क्वार्टर गया, क्वार्टर वन, वहाँ पे देखिए फिर से परचेज किया गया, और एफ के पास ना के बराबर होल्डिंग था। आज वो 2-2.5% के आसपास होल्डिंग लेकर चल रहा है। तो कंपनी छोटे कंपनी होने के नाते इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे करके खुद के होल्डिंग को बढ़ा रहा है। बाकी प्रोमोटर और पब्लिक के पास ज़्यादा होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। तो मेरे वीडियो में आज अगर आपको कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। तो लाइक ज़रूर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है HEG लिमिटेड। तो HEG लिमिटेड बेसिकली एक 7,700 करोड़ का कंपनी है। अगर चार्ट के बारे में बात करूँ तो चार्ट में उतना खासा ग्रोथ देखने को नहीं मिला। फिर भी इस कंपनी के जो फेस वैल्यू 10 रुपया है, मैनेजमेंट ने जल्द से जल्द इस कंपनी के ऊपर 1 के बदले आपको 5 देने वाले हैं, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 2 रुपया बनने जा रहा है। तो 1 के बदले कंपनी आपको 5 देने वाला है। तो जो लोग एक्स्ट्रा बेनिफिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। और साथ ही साथ एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर देखिए, इन्वेस्टर के हिसाब से एफआईएस और डीएसपी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो बेसिकली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट को दिखाऊंगा कि जिस तरीके से लगातार वो गिरते चले जा रहे हैं और लोअर लो बनते चले जा रहे हैं, मुझे लगता है जिस तरीके से फॉल यहाँ पे देखने को मिला, एक बड़ा करेक्शन का माहौल यहाँ पे बन सकते हैं। देखिए पहले एक स्ट्रांगली जो इसका सपोर्ट, देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल तो था, उस एक्चुअली इस जगह पे सपोर्ट लेवल था, और दूसरा एक स्ट्रांगली इसका सपोर्ट लेवल बनेगा कुछ इस तरीके से, और वहाँ पे भी सपोर्ट लेवल बना। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी के ऊपर किस तरीके से कंपनी के ऊपर जर्नी देखने को मिली, और कंटिन्यूसली यहाँ पे सेलिंग भी देखने को मिला। और कंटिन्यूसली जब सेल हो रहा था, ये जो लेवल है 70 का लेवल, इस लेवल में कंपनी सपोर्ट लिया, ऐसे बाउंस करने का कोशिश तो कर रहा है, मगर कंपनी ऊपर नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब सेलिंग प्रेशर और भी ज़्यादा है। तो लगातार गिरावट के माहौल इस कंपनी के ऊपर देखने को मिले, अगर इसी तरीके से गिरते रहे तो कहाँ तक आ सकते हैं? देखिए मैं कहाँ तक आ सकते हैं इसके बारे में चर्चा करूँ तो बहुत सारे सपोर्ट लेवल देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे भी एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है जो 50 लेवल तक आने का चांसेस होगा, और वो भी एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर जब मैंने ट्रेड लिया था,
वो एक बड़ा-सा लंबा-सा जर्नी के बेसिस में, देखिए 2017 से लेकर एक कप बने थे, उसके बाद एक छोटा-सा हैंडल बने और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर भी गया और नीचे भी आए और भी नीचे आने का चांसेस है। तो इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, आप लोग हमेशा यही सोचते होंगे कि मैं जितने सारे ट्रेड लेता हूँ, उसमें मुझे लॉसेस ही होता नहीं है। ऐसे बिल्कुल नहीं, लॉसेस भी होता है और लॉसेस को मैं ऑब्वियसली देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ। जब मुझे लॉसेस चलता है कि सही में कंपनी का परफॉर्मेंस सही है कि नहीं, अगर नहीं है तो मैं एग्जिट कर लेता हूँ। अगर सही परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, उसके बाद भी शेयर में करेक्शन हो रहा है, तो मैं इंतजार करता हूँ। अगर 20-30% और भी करेक्शन दिखे तो मैं एवरेज भी कर लेता हूँ। तो बेसिकली इस कंपनी का मुझे परफॉर्मेंस ठीक-ठाक ही लगा, कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला क्योंकि सेल्स का डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है और इंटरेस्ट, एक्सपेंस सब कुछ मिटाने के बाद प्रॉफिट का डेटा भी आपको ठीक-ठाक लगेगा। हाँ, इस बार छोटा-मोटा प्रॉफिट कम हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कम कर दिया। 732 करोड़ से 640 करोड़ मतलब एटलीस्ट 90 करोड़ का टोटल प्रॉफिट कम किया, मतलब प्रॉफिट डाउन हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार हो गया, क्योंकि आप अगर बेकार सोच रहे थे, मैं आपको बता दूं, रेवेन्यूज में कोई भी चेंजेस नहीं है, अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, सिर्फ प्रॉफिट में ग्रोथ डाउन हो गया और यही कारण की वजह से शेयर 22% तक टॉप लेवल से करेक्शन हो गया। तो पहले आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हाँ, कंपनी में दम है कि नहीं। ऑब्वियसली मुझे लगता है दम है, एक दो क्वार्टर में प्रॉफिट डाउन हो गया, इसके लिए चलते हुए मैं कंपनी के ऊपर एग्जिट कर लूँ, ऐसे ही करता रहूंगा तो मुझे कभी भी कोई भी किसी कंपनी के ऊपर प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो मैं इसके ऊपर स्ट्रांग बुलिश हूँ, मैं इसके ऊपर कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अगर आपका व्यू कुछ अलग है, कुछ अलग डिसीजन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये सारे वीडियोस को एज ए एजुकेशन पर्पस में लेना। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो अगर आपको काम करना है तो एक बार आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।